बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान, और नई सुबह के साथ, नई किरणों के साथ, नई मोटिवेशन के साथ हमारे साथ मौजूद है अजीम राना। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने क्या कमाल इंट्रो दे दिया आज के नई उम्मीदों के साथ, नई किरणों के साथ, नए Thank दिन you. के साथ। मैं तो हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, लेकिन हम दोनों हाजिर हुए वैसे आपकी जी हाँ। खिदमत है। और हम कोशिश ये करेंगे जी कि 2 घंटे फ्रूटफुल गुजरे और आप इंजॉय करें। हम लोग आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करें। सियासी मैदान में क्या हो रहा है वो आपके साथ शेयर करें। तो हम साथ ही साथ ये भी उम्मीद और तवक्को करते हैं आप जहाँ कहीं होंगे अपने प्यारों के साथ खैर आफियत से होंगे बिल्कुल। और अपने दिन का आगाज भरपूर तरीके से मुस्बत सोच के साथ करेंगे। शहरबानो, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे ज़हन में आई और ये जब मैं रास्ते में दफ्तर आ रहा था तो मेरे ज़हन में आया। कि मैं शहरबानो से ही पूछूंगा। हाँ जी, मैं शहरबानो से ही पूछूंगा। और वो इस तरह से क्योंकि मैंने सिग्नल पे देखा एक साहब को दूसरे साहब को आवाज दे रहे थे और वो उनका नाम पुकार रहे थे ओके। और वो बड़ा डिफरेंट सा नाम था। तो मैं सोच रहा था कि यार नामों की भी एक बड़ी अहमियत है और वो शख्सियत के एतबार से बड़ा सूट करता है ना। नो डाउट। और कुछ नाम बिल्कुल सूट नहीं करते शख्सियत के एतबार से। बिल्कुल ऐसे ही है तो कुछ। मैंने ये सोचा कि आज जाते ही ना मैं शहरबानो से पूछूंगा किसी आपका नाम। पहले तो ये आपको लगता है कि आपकी बिल्कुल शख्सियत के ऐन मुताबिक है, हाँ। और अगर लगता है तो ये नाम किसने रखा और इसका मतलब भी बताएं। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम है ना वो आपकी शख्सियत पर, आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत असरअंदाज करता है। अब इसमें एक जो मेन चीज़ है ना अजीम, वो ये है कि आपको अपने नाम से प्यार होना चाहिए। हाँ। आपको अपने नाम, मतलब अगर कोई आपको आपके नाम से पुकार है तो आपको वो अच्छा लगना चाहिए। तो इट मीन्स कि वो आपको सूट कर रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है। तो मेरा नाम शहरबानो मेरे वालिद साहब ने रखा था। अच्छा। और इसका मतलब है, आपने आ नहीं करना, वाह 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 इसका मतलब है उजड़े हुओं को आबाद करने वाली। तो वाह वाह तो करना बनता है ना मेरे साथ। वाह 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 वाह। शहरबानो आवान यानी Yes, कि उजड़े हुओं को आबाद करने वाली। बहुत और खूबसूरत। अजीम, फिर आपका नाम तो अजीम है। अजीम जी, तो बिल्कुल। आप भी मुझे- बताएं किसने रखा, मुझे भी क्या अपना history नाम है, बहुत क्या story पसंद है। मतलब क्या? ज्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री तो नहीं है, बस वो बड़े बुजुर्ग जिस तरह रख देते हैं। मैंने एक दफा वालिदा से पूछा था तो उन्होंने पर्ची तो बोला नहीं जी निकली थी, कि क्या नाम है? वैसे ये होता है बिल्कुल। हमारे यहाँ पे, हमारे खानदानों में ये भी रिवायत है कि जब बच्चा पैदा होता है तो लड़ाई एक तरह लग से ना जाती है। लड़ाई शुरू हो जाती है। और अपने अंदर ही फूफियाँ, सब, खाला, हाँ, मामियाँ, सारे चाचियाँ खानदान वाले सब। मुंह बना के बैठे होते हैं, हमसे पूछेगा हमसे पूछेगा। जबकि अगर मुझसे पूछा जाए तो ये आप पेरेंट्स का पहला हक है। पेरेंट्स का हक होता है Parents बिल्कुल, का। लेकिन ज्यादातर ये लोग मानने से कासिर हैं। तो जहाँ पर अब हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम भी पाकिस्तान तो वो में भी बहुत मानना ज्यादा पड़ता है, है। तो वहाँ पे फिर लोग जाहिर है रिश्तेदार अपना हक भी जताते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था कि जब मेरी पैदाइश हुई तो काफी हमारे फूफियाँ, चाचे, ताए सब मिल गए। तो सबने बोला जी, किसी ने बोला ये नाम, किसी ने बोला ये नाम। तो फिर मेरे वालिद ने बोला कि नहीं जी, जो मेरा बेटा है तो मैं ही नाम रखूंगा। क्या बात है, ये डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है। मेरा बेटा है तो मैं ही नाम रखूंगा। तो वाह, उन्होंने अजीम नाम अजीम, रखा। तो अजीम का अजीम अजीम को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। क्या बात है। तो इसके साथ ही हम ये बात करेंगे जी। कि महंगाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। अच्छा, मेरे नाम तो से हो आपको गए। महंगाई की याद आ गई? हाँ, अजीम महंगाई याद आ गई मुझे, बुलंद महंगाई याद आ गई है। महंगाई तो बढ़ चुकी है अजीम, लेकिन मैं कल ग्रॉसरी करने गई थी और आप यकीन करें कि आपको समझ नहीं आती कि आपके पास जो एक पेट अमाउंट है जो आपने रखी होती है ग्रॉसरी के लिए, वो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें चीज़ों को, क्योंकि सारी चीज़ें ही ज़रूरत की हैं। आपने वो पूरा मंथ उसको यूटिलाइज करना होता है। समझ नहीं आती अब क्या करूँ, कैसे करूँ। खैर, कल लग समझ गई है मुझे कि महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक रिसर्च कह लें वो सामने आई एक है। अच्छी खबर भी एक है। अच्छी खबर है। बिल्कुल। वो जो हमारे लिए नहीं हमारी है, लोगों के रुपए लिए की है। जो कदर है वो अब बढ़ रही है। और हमारी जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो बरादरी है, कारोबारी बरादरी, उनका अब स्टॉक मार्केट पे भी कोई एतबार बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी हालिया दिनों में दिखने में और आई है। पाकिस्तान जो है रिहाइश के एतबार से दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार पाया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक की जानिब से ये रिपोर्ट जाहिर की गई है। और मिस्र के लिए दूसरा सबसे सस्ता तरीन मुल्क है बताया गया कि रिहाइश के लिए। और भारत फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है। फहरिस्त में नाइजीरिया, लीबिया, शाम और केनिया जैसे ममालिक भी रिहाइश के एतबार से पाकिस्तान के मुकाबले में महंगे करार दिए गए हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान इस तरह से सस्ता है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी करेंसी में कमा रहे हैं, ये पाकिस्तानी लोग जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत महंगाई है। लेकिन आई थिंक जो डिफरेंट करेंसी में कमा रहे हैं, डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोस में, उनके लिए बहुत सस्ता है। और इस फहरिस्त में जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क है रिहाइश के एतबार से,
वो स्विट्जरलैंड है। और तो हम लोग ज़्यादातर हमारी जो बरादरी है अशराफिया बिलखसूस, उनकी तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी छुट्टियों में ज़रा यूरोप घूम के आए, ज़रा जाके स्विट्जरलैंड वगैरह रहें, तो उनको भी बता Enjoy दें कि भाई जी करें। महंगा तरीन मुल्क है और और पाकिस्तान इसमें पता नहीं कब सस्ता तरीन मुल्क है। पता नहीं कब कोई पेशगोई करेगा कि पाकिस्तान दुनिया के रहने के लिए महंगा तरीन मुल्क है, वैसे पाकिस्तानियों के लिए सस्ता तरीन मुल्क शहरवानों, आपकी पेशगोई से बात याद आई। हम बात करते हैं आलमी शोहरत याफ्ता जहानी खातून नजूमी बाबा वांगा, जो कि जी हाँ। अपनी पेशगोइयों के एतबार से दुनिया भर में मशहूर रही हैं और 91 साल की उम्र में 1996 में इंतकाल किया उन्होंने। बुल्गारिया से इनका ताल्लुक है और नजूमी वांगा के बारे में ये कहा जाता है कि वो रूहानी सलाहियतों से मालामाल थी और उनकी दुनिया से मुतल्लिक की गई मुतादिद पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। उनकी पेशगोइयाँ बहुत सी दुरुस्त साबित 1989 हो से 5079 तक गई हैं Oh और उन्होंने कहा है जी कि God! 5079 जो है वो दुनिया के इख्तिताम का साल होगा। हाँ, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके 9/11 वाला वाक़या होगा, शहजादी डयाना की मौत के हवाले से बताया था, सोवियत यूनियन के खात्मे के बारे में बताया था, 2004 में जो थाईलैंड की सुनामी आई थी उसके बारे में बताया था, 2022 में पाकिस्तान में सैलाब और जल्जले के बारे में उन्होंने पेशगोई की थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जी दुनिया में जिस तरह से तब्दीलियां रोनुमा हो रही होती हैं आपके इर्द गिर्द, कोई भी शख्स जो थोड़ी बहुत सोचने समझने की या चीज़ों को एनालाइज करने की सलाहियत रखता है, उसको वो थोड़ा बहुत इस तरह की समझ तो आ जाता है। प्रेडिक्शन कर ही सकते हैं कि जी ये होने वाले हैं लेकिन मामला। इससे प्रेडिक्शन से याद आया, ये हर पुल के नीचे और हर बाजार की एक नुक्कड़ पे बैठे होते हैं। वैसे इनकी वो बिल्कुल भी तो इनकी पेशगोइयां करते हैं। आपकी कभी किसी ने पेशगोई की है? जो मतलब करते कभी रहते सच हैं ना कई हुई लोग, हो? हमारे कोलीग्स कई पेशगोइयां करते हैं। वो पेशगोइयां तो रहने देना आप। वो तो जेलस पर मबनी हमारे हो यहाँ सकती नहीं, है। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक कल्चर होता है ना, जिसमें हाँ। पेशेंट गोइयों का सिलसिला जारी रहता है, वहाँ पे भी एक अलग ही माहौल नहीं होता है। नहीं, ये लेकिन प्रेडिक्शन जो है, जी, जी। जैसे कभी आपने किसी को हाथ दिखाया हो या कोई ऐसे शख्स को आप मिले हो कि उसको वो कहता हो कि मैं आपका नाम और आपके मदर के नेम के बाद आपको बता दूंगा कि अच्छा, आपकी इस तरह लाइफ के तो में बड़े क्या बड़े होने वाला है। दिलचस्प वाकयात हुए हैं। मैं हाँ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कई लोगों से पूछा हुआ है, कोई सच हुआ? कई लोग जो बना के बैठे रहते हैं। नहीं, सच उसमें क्या होना है जी। अच्छा, इसमें ये है कि आप हर बंदे की बात जो है ना उसको सीरियस ना लें। एजुकेटेड गेस होते हैं ना, मतलब अगर आपने कुछ पूछा है, आपके रहन सहन को, पहनावे को देख के कुछ अंदाजा मोटा मोटा हर कोई Mostly, लगा और सकता है। कुछ बातें इतनी जेनेरिक होती हैं जो हर बंदे पर सूट हो सकती हैं, मतलब उसमें सेट करती हैं। तो वो कहते हैं कि ये आपके साथ होगा, आप ना आजकल बड़ी परेशान हैं, आपके घर में भी थोड़े मसाइल हैं। तो जी, और गैब का इल्म बेशक अल्लाह की ज़ात को है, क्या होना है किसी इंसान को इस बारे में कुछ पता नहीं है। अलबत्ता ये तुक्के टेवे होते हैं। लेकिन बाबा वांगा की पेशन गोइयां किस हद तक दुरुस्त साबित होंगी, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। 2024 के बारे में भी कोई पेशगोई जी की जी गई है? बिल्कुल, 1996 में जैसे इनका इंतकाल हो चुका है और 2024 के बारे में बड़ी अहम पेशन गोइयां इन्होंने की हैं। सबसे बड़ी पेशन गोई तो ये जी कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक कातिलाना हमले में अपनी जान गंवा बैठेंगे। यूरोप में दहशतगर्द हमले होंगे, जबकि एक बड़ा मुल्क बाबा वांगा ने बोला कि 2024 में हयातियाती हथियारों के टेस्ट करेगा या हमले करेगा। और मुआशी बहरान से मुतल्लिक उन्होंने ये कहा कि आलमी मईशत जो है वो इस सारे मामले से मुतासिर होगी और साथ ही साथ खौफनाक मौसमी वाकयात, कुदरती आफात रोनुमा होने की और भी इससे उन्होंने पहले पेशगोइयां उन्होंने की। इस तरह की जितनी प्रेडिक्शंस की हैं वो सारी तकरीबन सही साबित हैं। साइबर हमलों के बारे में उन्होंने बताया कि इजाफा होगा और इस सारे मामले में ये है कि हाँ, इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि जो भी पेशगोई की जाए वो अच्छी हो, मुल्क के लिए अच्छा, बेहतर एक हो। अच्छी पेशेंट गोई भी है वैसे। हाँ, हाँ। उन्होंने बोला कि कैंसर और अल्जाइमर जैसे जो मूजी मर्ज हैं, Exactly. 2024 में कई उसका ऐसी इलाज आ बीमारियां जाएगा। जो लाइलाज हैं अब तक और उनके इलाज दरियाफ्त होंगे। तो हमारी तो उम्मीदें कैंसर का तो आ वाबस्ता गया हैं हुआ है अच्छी ना। खबरों देखिए, से। कैंसर का तो इलाज आ चुका है। हाँ जी। उन्होंने उस वक्त पेशगोई मतलब आम की हो थी। जाए ना कि आम आदमी तक भी उसकी इलाज की रसाई मुमकिन हो सके। अभी तो एक एलीट तबका ही है ना जो जाके बिल्कुल। बाहर के ममालिक से इनको मुस्तफीद हो सकता है इस तरह के इलाज से। तो ये सूरत हाल है जी। बहरहाल तो अब हम आगे जो बढ़ेंगे। हमारी खबर है जी फ़लस्तीन हाँ। इसराइल से मुतल्लिक, उससे बात कर लेते हैं। उससे बिल्कुल, related। आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आपको फ़लस्तीन में तकरीबन आई डोंट नो कितने 30 दिन या 30 दिन से भी ज्यादा बिल्कुल, का ये- वक्फा है और एक बिल्डिंग थी जो पहले दिन वो बच्चा पैदा हुआ था, जिस दिन पहले दिन ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ है और वो नौमौलूद बच्चा जो है कल जिंदा और सलामत निकाल लिया गया मलबे से। और 37 दिन बाद 37 दिन जी। बाद ये बच्चा जो है मलबे के ढेर के नीचे से जिंदा इस बच्चे को निकाला गया है। और वो सही बात है जिसे कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ये विजुअल भी हमारी टीवी स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं। यकीनन एक खुशी की लहर है और फिर मायूसी में जो जिंदगी की एक उम्मीद है, इससे शानदार मिसाल उसकी नहीं हो सकती। और बड़ी ही ये क्या कह लेना दिल और दिल खुदा को की खुश कर ज़ात देने वाले जिसको मनाज़िर। बचाना चाहता है, खुदा की ज़ात जिसको बचाएगी बिल्कुल। उसको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और इतने दिन ये बच्चा नौमौलूद पहले दिन पैदा हुआ जिस दिन ये सारा मामला हुआ और 37 डेज के बाद
ना पानी, ना दूध, ना खाना, ना पीना, कोई चीज़ नहीं है। पता नहीं ऑक्सीजन भी क्या सूरत हाल थी मलबे के नीचे। हमारा तो शहरवानों बतौर मुसलमान बुनियादी जो फ़र्ज़ है या हुँ, हमारा जो तवक्कल है, वो तो खुदा यही पर, है कि अल्लाह पर, अल्लाह ताला की ज़ात है जी। बेशक, वही आपको रिज़्क देने और वाली हर ज़ात चीज़ है पर और कादिर है, वही हर चीज़ पर कादिर है बेशक। बेशक। और जो ज़िंदगी के दिन आपके नीचे जा चुके हैं, ना तो उसे एक घड़ी ऊपर होगी या और ना नीचे अज़ीम, होगी। ये आई थिंक एक तरह के मौजज़ात हैं जो दिखाए जाते हैं हुँ, अल्लाह की तरफ से, कि ठीक है, एक तरफ से हौनियत और शैतानियत बढ़ रही है, हुँ। ज़ुल्म व बरबरियत बढ़ रही है दुनिया में, तो खुदा भी वो है, शहरबानो ये भी वो कहते सब हैं ना देख कि रहा है, मारने वाले से बचाने वाला मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। है। तो ये वाहिद बड़ी बेहतरीन मिसाल उसकी। आज हुँ, चूँकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन भी मनाया जा रहा है हुँ, और फिर आज के दिन की अहमियत जो है वो मज़ीद इस हवाले से भी बढ़ गई है क्योंकि इस वक़्त जो पूरी फ़लस्तीनी नस्ल है उसको सफ़ाए हस्ती से मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है जी बिल्कुल। और सेहूनी रियासत की जानिब से दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। आलमी ताकतें भी सेहूनी जो रियासत है उसको प्रॉपर बैक कर रहे हैं और फिर इस अलमिया में बराबर की ज़िम्मेदार भी वो कहलाती हैं। ऑब्वियसली अभी इनका एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ तो लिया हुँ, गया, लेकिन उसमें 2 दिन उस की फिर एक्सटेंशन भी हुई बिल्कुल। और वो कैदियों के तबादले की सूरत में ये जो शर्त है वो रखी गई। अब देखें ये सूरत हाल किस जानिब किस जाती है। जानिब जाती है, और फ़लस्तीनियों को दुनिया की हिमायत की अशद की ज़रूरत है, और अशद ज़रूरत सामने आई है। इसके साथ ये है कि इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ दुनिया मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाज हो रहे हैं दुनिया में, और पाकिस्तानी अवाम भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में बाहर निकल रही है, मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, एहतजाज भी किया जा रहा है, और इसके साथ साथ गज़ा में जंगबंदी में तोसी का भी आखिरी दिन है, और आलमी सतह पर सीज़ फायर में मज़ीद तोसी की कोशिश की जा रही इस है। पर माहिराना राय ले लेते हैं। हमारे जी साथ हाँ। हमारे गेस्ट साबित सिफारतकार नायला चौहान साहिबा मौजूद हैं। नायला चौहान साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहले तो कहिएगा जी तबीयत सेहत आपकी कैसी है? दूसरा ये भी बताइएगा कि जो इसराइल की हालिया सफाकियत है उसकी रोशनी में आज फ़लस्तीनियों से यकजहती का जब हम दिन मना रहे हैं तो इस दिन की अहमियत और भी कितनी बढ़ गई और आपका मैसेज क्या होगा इस हवाले से? बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे वेलकम करने का। मुझे हमेशा आपके प्रोग्राम में आना और आपकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये वाक़ई बहुत मुश्किल सिचुएशन है पर क्योंकि कहने को तो इन्होंने अभी जो सुनने में आ रहा है मज़ीद 5 दिन जो है एक्सटेंशन कर दी है क्रूज़ की, लेकिन नेतन्याहू धमकियाँ दिए जा रहे हैं जी। कि ये क्रूज़ खत्म होगा तो फिर जंगो-ग़दर फिर शुरू कर देंगे। हुँ, सो ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जिसमें हम मुतमईन हो ठीक। और ये आज का दिन तो ख़ास अहमियत रखता है और ये एक बेदारी का दिन भी है क्योंकि ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वहाँ पे, उनका कसूर क्या था? उन्होंने किया क्या था? पिछले 75 साल से वो सफ़र कर कश्मीर और फ़लस्तीन जो हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा में पुराने तरीन इश्यूज़ हैं हुँ। जो अब तक रिज़ॉल्व नहीं हुए बिकॉज़ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ये इन सुपर पावर्स के, वो हमेशा आड़े आए हैं इसके हल में। अब मैं ये देखना है कि ये जो हालात हैं इनको मज़ीद कैसे बढ़ाना है, ट्रूस को कितनी देर आगे चलना है और उसमें आप देखिए कि प्रोपेगेंडा कितना ज़्यादा हो रहा है। पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात हो चुकी है कि वो सिर्फ़ वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो उनको सफाई देती है बजाय उनकी दरिंदगी को ज़ाहिर करे। हुँ। हुँ, तो र हॉस्टेज के जो एक्सचेंज भी हो रहा है, उसमें वो अपने सिविलियंस की बात कर रहे हैं, हालाँकि उनके जो सोल्जर्स हैं वो भी हमास में। नायला साहबा, और एक आप तरफ सीज़ फायर और आर्ज़ी जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाया जाएगा, और हम देख रहे हैं कि इज़राइली फ़ौज ने मगरिबी किनारे में भी अपनी जारी है दोबारा से शुरू कर दिया है। उसके साथ ये जो तबादला किया जा रहा है कैदियों का, इस पर एक अभी जो सिचुएशन सामने आ रही है, अभी तो इज़राइल की जानिब से जो मुआहिदा किया गया था उस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ़ कैदियों की रिहाई तक होगा? कहीं इज़राइल की जानिब से ये एक साज़िश तो नहीं है कि तमाम कैदी अपनी साइड हुँ। पर लाकर उसके बाद इसकी शिद्दत में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाए? देखिए वो तो हमेशा से इसी तरह करते आए हैं, तो आपका जो शक है वो बेबुनियाद नहीं है हुँ, और इनका कुछ पता नहीं है क्योंकि देखिए 50 इज़राइलीज़ वर्सेस 150 पैलेस्टीनियंस। 150 पैलेस्टीनियंस बच्चे और औरतें हैं।
उनका कोई इस जंग से लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इजरायली हैं जो उन्होंने पकड़े हैं, उनमें कुछ जो है वो सिविलियंस हैं, लेकिन उनके फौजी भी इनके हाथ में हैं। हम्म। लेकिन आप देखिए कि जब हॉस्टेजेस छोड़े गए हैं जो फिलहाल, उनमें अगर जो इजराइल की जेलों में थे उनकी हालात पूछे, तो जिस तरह एक बच्चा बता रहा था कि उसको किस तरह टॉर्चर किया गया और उनके उसको किस तरह से तशद्दुद जिस्मानी और दूसरी जानिब जो तशद्दुद किया हमास गया। ने कैदी रखे हुए थे, उनकी जानिब से शुक्रिया किया जा रहा है, उनकी जानिब से जो जेस्चर दिया जी, जा कि रहा है, उन्होंने खत बड़े भेजे जा रहे हैं। प्यार से रखा। हम्म। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो इस्लामिक स्पिरिट है कि हम्म। आप हॉस्टेज भी रखें। इस्लाम में देखिए बिल्कुल। जितनी भी आपकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जंगें हुई, जी हाँ। उनमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, औरतों को नहीं छेड़ोगे, बच्चों को नहीं छेड़ोगे, मतलब उसका प्रॉपर एक कॉन्डक्ट था नायला और चौहान जो साहिबा, अभी भी अभी फॉलो हो ये रहा जो है। ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ इज़राइल ये लिया नहीं गया है, कर रहा। ये जो वक़्ती तौर पर एक ट्रूस हुआ, ये हम देख रहे हैं कि ये गज़ा में इस पर अमल दरामद हुआ और वो भी यानी कि एक शर्त रखी गई कि कैदियों को रिहा किया जाए दोनों साइडों से। लेकिन मगरबी किनारे में वेस्ट बैंक वाली साइड पे हम देखते हैं कि जी वहाँ पर उसी तरह से ज़ुल्म और सितम का जो सिलसिला है वो जारी है। तो क्या बुनियादी वजह बनी कि वेस्ट बैंक को क्यों शामिल नहीं किया गया इस ट्रूस में? क्योंकि वो उस पे कब्ज़ा करना चाह रहे और वो नहीं चाहते कि उस तरफ जो है हल हो, क्योंकि इज़राइल का जो नेतन्याहू का एजेंडा है, वो तो ऐसे लगता है कि पूरे गज़ा को जो है वो अ, खत्म कर देना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी उसको इज़राइल का हिस्सा बनाना चाहता है। सो वो दुनिया को डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और अगर बाद में देखिए आप टू स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितना हिस्सा रह जाएगा स्टेट का जो फ़लस्तीन के हक में आएगा? हुँ। ये भी सोचने की बात है, क्योंकि वो सारा हिस्सा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये जो दुनिया में आप नायला चौहान देखिए साहिबा, यूएन सिक्योरिटी इज़राइल की काउंसिल में ये जो पॉलिसी है, ग्रेटर इज़राइल का जो एक प्लान है इनका, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मासूम फ़लस्तीनियों पर इन्होंने बमबारी की है और जो सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया के सामने है, इससे खुद ग्रेटर इज़राइल की जो कॉज़ है, उसे कितना नुकसान पहुँचा? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि इज़राइल का एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं न कहीं जो अरब कंट्रीज़ हैं, उसमें डेवलप हो रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता सब तस्लीम भी कर रहे थे इज़राइल को एज़ अ कंट्री। अब आपको क्या लगता है, इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद इस कॉज़ को कितना डैमेज हुआ होगा? देखिए आपने 2 मुख्तलिफ चीज़ों की बात। हुँ, एक तो इज़राइल ग्रेटर इज़राइल की बात कर, जो कि ना बेल्फोर डिक्लेरेशन में था, ना कहीं और था। हुँ, लेकिन जब ये इज़राइल अपना फैलाव करता गया, तो उनको वेस्टर्न पावर्स की सपोर्ट थी। जी, एक ये चीज़ है। दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं कि जो सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स रिकॉग्निशन, जी, जी, जी। एज़ फार एज़ द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ कंसर्न्ड, देखिए वो ये नहीं कहते कि हम इज़राइल, क्योंकि इज़राइल ने अपना जो नैरेटिव बनाया वो ये है कि जी ये मुसलमान हमारे वजूद के खिलाफ, जी। जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखिए सुलह हुदैबिया में भी आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ नेगोशिएशन की थी। तो आप इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं और आप वो हुँ, नहीं कर सकते जब तक आप उनको रिकॉग्नाइज़ ना। सो वो एक अलग चीज़ है, उसको मतलब इसमें कन्फ्यूज़ मत कीजिए। ठीक। जो इसका बिगर एजेंडा है उसको बेशक वो पहुँची है, ज़रर पहुँचा है, क्योंकि अब देखिए अगर आप टू स्टेट की बात कर रहे हैं, पीछे रह क्या जाता है फ़लस्तीन का, जो कि आप फ़लस्तीनियों को स्टेट के फ़ॉर्म में देंगे? हुँ। क्या आप इजिप्ट से सिनाई का हिस्सा छीन के उनको देंगे? या आप इज़राइल को, क्योंकि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बात हो रही है, वो ये हो रही है कि 1967 में जो बॉर्डर्स थे, उनके ऊपर वापस इज़राइल जाए और वहाँ से जो बाकी बचता है, वो फ़लस्तीन के हिस्से में आए। ठीक। लेकिन इन आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल वैलिड है कि जहाँ पे तो जंग बंदी की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन जहाँ जंग जारी है, वो किस खाते में पड़ेगा? फिर नायला साहब, ऐसी सो सूरत में ये हल क्या है? शरारत है इनकी। इसका हल यही है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो रहा है हुँ। कि आप जो है उनको कहें कि जी 1967 के जो बाउंड्रीज थी उस पे ये उस पे वापस अमल किया जाए जाए।
ये जो शरारत कर रहे हैं कि दुनिया को जो है वो मतलब डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना कि हाँ हम यहाँ पे चलो ट्रूस कर रहे हैं, ओके यहाँ ट्रूस कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो जुल्म कर रहे हैं वो कहाँ जाता है? वो जो लोग मर रहे हैं, अब देखिए सर्दियां आ चुकी हुई हैं, ना उधर पानी है, ना वहाँ गैस है, ना वहाँ छत है, ना वहाँ खाना है, तो वो वापस आके भी जिए कैसे? हम्म। नायला साहबा, इसराइल तो ने ये जंगी जराइम की तमाम हदें पार कर दी हैं। क्या इसराइल पर न्यूरम्बर्ग और टोक्यो ट्रायल्स की तर्ज पर कोई मुकदमा चलता हुआ नजर आएगा? क्या इनको कटहरे में लाया जाएगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लाया जाएगा। देखिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ज़ालिम कुछ ज़्यादा देर अपना ज़ुल्म चला नहीं सकता। बेशक। फ़िरौन भी जो थे, उनकी भी तबाही हुई थी और अल्लाह ताला ने वो मिसाल दी हुई है हमारे लिए कि जो खुदा बनते हैं, उनको खुदा उनकी हकीकत दिखा देता है। अल्लाह ताला की ज़ात अज़ीम है बेशक। और इनको इज़राइलियों को भी ये भी तो आखिर अल्लाह को मानते हैं। जी। सो इनको भी ये एहसास है और यही मुझे बात जो है फ़लस्तीनियों की अच्छी लगी कि तुम सारे फ़लस्तीनियों को मार दो, फिर भी एक ना एक मूसा तुम्हारे हाथ आ जाएगा, जी, जो बिल्कुल। तुम्हारा नायला चौहान हिसाब साहिबा, चूँकि बराबर आज करेगा। मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आपका कोई मैसेज? मेरा बस उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको अपनी पनाह में रखे और ज़ालिमों को उनके अंजाम पे, और हमें इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद और दुआ करनी चाहिए। हमारी ठीक। दुआएँ भी शामिल हैं जी कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द फ़लस्तीनियों को आज़ादी दे और वो भी और आज़ाद फ़ज़ा में साँस ले आमीन, सकें। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो आमीन। पाकिस्तान को वक़्त दिया और इस वक़्त जो फ़लस्तीन इज़राइल की मौजूदा उस पर अपना इन डिटेल तज़िया पेश किया। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। मुल्की सियासत की बात करेंगे इस सेगमेंट में, तो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने अवामी महाज से पहले खारजी महाज संभालने का फैसला किया है, जबकि दिसंबर के पहले हफ्ते में शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द का चीन का दौरा मुतवक्के है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी अहम समाअत होने जा रही है, उस पर भी देखना होगा क्या फैसला आता है। और नून लीग पर उम्मीद है कि लीगी कायद की सजाएं इलेक्शन से पहले खत्म हो जाएंगी। उधर पीटीआई की बात करें तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुम्मे को कराने का ऐलान कर दिया गया है और जराए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो अच्छा, गए वैसे हैं। इस खबर के बारे में मैं थोड़ा ये बताऊं कि कल से मुतज़ाद राय है इस खबर से मुतल्लिक। ट्विटर पर भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म है और चेयरमैन है पीटीआई के, जी हाँ। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो चेयरमैनशिप की सीट है उससे वो दस्तबरदार हो गए। हाँ, दस्तबरदार हो गए। लेकिन ये भी जान किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उन्हीं की पार्टी के जो रहनुमा हैं, अराकीन हैं, वो भी ये ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे जो चेयरमैन है पीटीआई के वो हमेशा से वही हैं जो हमेशा से हैं। तो ये मुतज़ाद राय है इस खबर को लेके। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है वो भी इंतखाबी मैदान में अब सरगर्म है और नवाज शरीफ पर लाडले और सिलेक्शन के इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं और आइंदा इलेक्शन में इत्तेहादियों के साथ मिलकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और अजीम, इसमें हैरान कुन तौर पर बात यह है कि आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की बजाय पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को मुतहरिक करने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी सूरत हाल पर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फैसल करीम कुंडी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा सबसे पहले तो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ख़ुद आपने भी जो बात की कि लाडले का एक तासुर है और इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होने जा रही है, तो इसकी क्या बुनियादी तौर पर वजह है, किस बात का खौफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ी सी करूँ, मैं पार्टी का सेक्रेटरी फॉर्मेशन, सेक्रेटरी जनरल हमारे नईर बुखारी साहब हैं, सैयद नईर बुखारी साहब। देखें, इलेक्शंस की जो है मुहिम के तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कल अपना 56वां यौम तासीस क्वार्टर मनाने जा रही है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है उससे खिताब करेंगे और आगे का रोड मैप देंगे। आपने कहा तासुर दिया जाए, देखें तासुर ये नहीं दिया जा रहा। हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हम पार्लियामेंटेरियन उस वक्त बनी थी जब आज आप देखेंगे जिस तरीके से पीटीआई का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बैन किया गया था मुशर्रफ दौर में, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई और उस पर अमीन फ़हीम साहब उसके सरबराह थे। जब वो फौत हुए तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब उसके सरबराह बने और हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं जिस पर टिकटें देते हैं, सूबाई कौमी असम्बली की, सेनेट की,
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे और उनके तीर के निशान पे वो करते हैं। सही। लिहाजा वो जो है इसलिए हमने उसको पार्टी को रखा, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि वो चीज़ जो है। जहाँ तक इलेक्शन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन गालिबन नहीं हुआ। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि उसने अपने हुक्मरान, अपने नुमाइंदे किसको चुनना है। देखिए, माजी में आपने 2018 में सिलेक्शन की, उसने जो तबाही मचाई, उस लाडले ने जो तबाही मचाई, आज पूरी कौम उसको भुगत रही है, पूरा मुल्क उसको भुगत रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। वो पीपल्स पार्टी को करती है, इलेक्ट करती है, PMLN को करती है, PTI को करती है, किसी और जमात करती है, उनका जमहूरी हक है कि वो इलेक्ट करें। इस पे अगर आप कहें कि नहीं ज़बरदस्ती की है, तो मुझे खतरा है कि क्योंकि अब इकोनॉमिकल क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, तो जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो जो अगली असेंबली आएगी उसकी अपोजिशन कैसे हुकूमत के साथ कुर्दी साहब, अब बैठेगी? तो वो इलेक्शन को इकोनॉमिकल तस्लीम ही नहीं रिवाइवल करेगी। होना शुरू हो और गया अब है। कैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस अभी निकलेगी? हमारे इंटरिम जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से बड़े अहम दौरे किए जा रहे हैं और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, रुपए की वैल्यू भी बढ़ रही है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो दौरे करने हैं, क्योंकि जो चीज़ ऑन शेड्यूल है वो तो चलती रहेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये नहीं कह सकते कि मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना जी हाँ। और मेरा सिर्फ ये। हाँ, उनके डे टू डे अफेयर्स में अगर कोई कॉन्फ्रेंस आती है, कोई सेमिनार आता है, कोई चीज़ आती है, तो वो तो उनको करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की इसकी कि स्टॉक एक्सचेंज की, डॉलर की, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये देखें, ये मुस्तकिल तो नहीं है, इसको आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यूटी उस वक्त होगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और जब कंटिन्यूटी निगरान हुकूमत जब फरवरी में ख़त्म होगी और नई हुकूमत आएगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, खुदा खास आपकी जितनी भी ये सरमायाकारी होगी, तो उसका क्या बनेगा? इस चीज़ को आपने कंटिन्यू करनी हुकूमत ने। अगली पार्लियामेंट ने इस चीज़ को कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ना है। क्या इस सरमायाकारी से हमारा मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। हमने आगे और सरमायाकारी करनी है और सरमायाकारों को लाना है, अट्रैक्ट करना है पाकिस्तान अच्छा कुंडी साहब, तरफ। पीपल्स पार्टी तो ये फिर ये दावा चीज़ें कर रही आगे। है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। और लेकिन जो सर्वे सामने आया, हालिया सर्वे की अगर बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है। तो ऐसे में कैसे वज़ीर आज़म बनाएंगे? और आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी कहा गया है कि अभी ट्रेंड नहीं है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। हमने कहा इत्तेहादी हुकूमत के साथ। इत्तेहादी हुकूमत का मतलब ये है कि हमें ये नज़र आ रहा है, हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, कि कोई भी पार्टी गालिबन मुझे नज़र नहीं आ रहा जो हमारी वो है। मे बी हम रॉन्ग, हम सर्वे भी 100% सही नहीं हो सकता, मैं भी 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि अगली जो पार्लियामेंट होगी उसमें किसी के साथ मेजॉरिटी शायद ना हो और इत्तेहादी हुकूमत Right. बने। 2008 में भी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया और आसिफ अली जरदारी साहब को हमने प्रेसिडेंट बनाया। तो हमने जो है हम हमारा जो टारगेट है, कुछ अलायंस अभी हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, कुछ होंगे इलेक्शन के बाद। हमारा जो टारगेट है वो इलेक्शन के बाद का अलायंस है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के बाद नंबर गेम के साथ जाएंगे। आपकी सर्वे या जिसकी भी सर्वे है तीसरे नंबर पर हो या दूसरे नंबर पर हो या पहले नंबर पे हो, लेकिन उसमें ये है कि देखें, सर्वे तो सर्वे है। हम तीसरे नंबर पे भी होंगे अगर हम इत्तेहादी जमातों के साथ, जब हम इत्तेहादी जमातों को नंबर गेम लाएंगे तो नंबर गेम पे होगा। लेकिन कुंडी साहब, पॉलिसी क्या होगी पीपल्स पार्टी के पास ऑफर करने के लिए? क्या है इत्तेहादी जमातों को? क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ही नून लीग के लिए किंग्स पार्टी का तासुर बनाया जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है इत्तेहादी भी उसी जमात को अप्रोच करते हैं जहां उनको लगता है कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनका टिल्ट ज़्यादा है उनकी तरफ। तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसा ऑफर करने के लिए क्या है कि जो इत्तेहादी हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे और एक कौमी हुकूमत बनेगी? देखिए, मैंने कहा हम इलेक्शन के बाद की इत्तेहाद की बात करते हैं। तासुर देना होना बहुत दो राय हैं। तासुर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी तासुर नहीं देती कि हम लाडले हैं या हम सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। हम जो है इलेक्ट होकर आना चाहते हैं, आवाम के मैंडेट से आना चाहते हैं। हम सिलेक्शन या लाडला बनने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठना तरजीह देते हैं। हमारी पार्टी इसको तरजीह देती है। आप अगर इदारों को अगर हम पॉलिटिक्स में धकेलें, हम कहें कि नहीं इदारे हमारे साथ हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी इदारों के साथ भी और अपने साथ भी। आप जाए ना आवाम में, अपना मंशूर लेके जाएं, हम भी जाएंगे। हमारा मंशूर लोगों को पसंद आएगा तो हमें वोट करेंगे। आपका मंशूर, किसी भी जमात का मंशूर जो है वो पसंद आएगा तो उनको वोट करेंगे। अगर आप जबरदस्ती मुसलत होंगे तो पाकिस्तान की आवाम जबरदस्ती कुंडी साहब, कबूल नहीं अभी करेगी। ये जो एक तासुर दिया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब के दरमियान में कोई अनबन चल रही है और पार्टी के अंदर जो है कोई दो पार्टीज का सिलसिला जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बगैर बताए दुबई चले गए, उसके बाद फिर वो सारे घर वालों से मुलाकात हुई। तो ये सारी सूरत हाल क्या उस बयान की वजह से थी या जो इंटरव्यू दिया गया
जरदारी साहब की जानिब से कि वो ट्रेंड नहीं है? नहीं देखें, बिलावल साहब और ऑफ एंड ऑन दुबई जाते हैं अपनी हमशीरा से मिलने के लिए, और कभी न्यूज़ चल जाती है, कभी न्यूज़ नहीं चलती। अनस्केड्यूल्ड जिस था दिन वो। इंटरव्यू था, नहीं, अब जब ये जा रहे थे मैं उनके साथ था, खैबर पख्तूनख्वा का विजिट था, उन्होंने 6 कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में किए। हम्म, जैसे ही वापस आए वो रात को कराची गए, और नेक्स्ट डे उनकी जो है वो फ्लाइट थी और वो दुबई जाना था। ठीक। इंटरव्यू शाम को रिकॉर्ड हुआ और चला, और वो दोपहर को चले गए। उन्होंने इंटरव्यू जो है वो दुबई में देखा, यहाँ पर नहीं देखा। अच्छा, एक तो उनकी उनके शेड्यूल शादी थे, की उनकी बातें खाला भी भी थी। गर्दिश कर रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है कि कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कहा जा रहा है कि आप शादी कर लें, लड़की ढूंढ ली गई है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं पहले शेरवानी पहनूंगा, बाद में सेहरा पहनूंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जब असद ज़रदारी साहब भी दुबई पहुंच गए और कल दोनों इकट्ठे क्वेटा भी जा रहे हैं और खिताब भी करेंगे, जब वो खबर नहीं चली तो इन्होंने कहा चलो ये वाली खबर, मीडिया के हमारे साथ जो है वो लव अफेयर हम कुंडी जो साहब है हम इतना ये ज्यादा जानना है चाहते हैं, कि लड़की ढूंढ ली गई है? नहीं, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और इंशाल्लाह जब होगी तो आपके साथ शेयर होगा और आप लोगों को दावत भी दी जाएगी इंशाल्लाह शादी में। चले ठीक है, फिर हम तो इंतजार अच्छी कर बात रहे है, हमारी जी। हमारी हमारी वैसे पार्टी के वर्करों कुंडी में साहब खुशी आपके की पास लहर तो होगी। सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास हो गया आई एम श्योर। कुछ तो बताएं ना। कुछ तो इस हवाले से जाहिर है ऐसी वो चीज़ नहीं, खबरें ऐसे तो गर्दिश नहीं करते। ऐसी 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 चीज़ कोई नहीं है, जब होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। कुंडी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या बयान है, वो क्या चाहते हैं, क्या मर्जी है उनकी, कि वो पहले सेहरा पहनना चाहते हैं या शेरवानी? देखें, वो तो ऐसे ख्वाहिश के इजहार इसकी सब कहने के, देखें कि एक ज़िंदगी आपने शादी भी करनी है, पॉलिटिक्स में भी हैं, आप इलेक्शन जीतते भी हैं, आप इलेक्शन हारते भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब तो हमें फोकस इलेक्शन पे ही करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ चुके हैं। और यानी उसके आप कह बाद रहे हैं फिर शादी बाद में? नहीं, अब तो देखें, हम इलेक्शन मुहिम में जा रहे हैं। अगर एक दो दिन में अगर शेड्यूल आ जाता है, 30 को अगर डिलिमिटेशन का हो जाए तो उसके बाद शेड्यूल आ जाता है, तो फिर तो आपकी हमारा अब सेकंड फेज जो है खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन का 7-8 तारीख से दोबारा शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद जो है वो पंजाब भी जा रहे हैं, साउथ पंजाब भी जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो इलेक्शन कैंपेन भी शुरू करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी तक बहुत सी मुश्किल है, चलें कुंडी साहब, लेकिन फिर अच्छी बात जाते है। जाते ये भी बता दें कि यौम तासीस के हवाले से बलूचिस्तान में ही जलसा क्यों किया जा रहा है? देखें, हमने पूरे पाकिस्तान में हर साल मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी किया है, हमने कश्मीर में भी किया है, हमने सिंध में भी किया है, पंजाब में भी हमने किया था, इस्लामाबाद में भी किया था। तो मतलब हर जगह पे कर रहे हैं। तो इस दफ़ा हमने कहा कि हम थोड़ा ठंडे इलाकों में जाएं और क्वेटा की सर्द हवाएं जो है वो ठीक चलाएं। ठीक ठीक। तो जब वो सर्द हवाएं इस्लामाबाद पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर पीपल्स पार्टी का बिलखसूस जो मौक़िफ़ है वो आपने वाज़ेह किया। तो अभी ब्रेक शामिल करेंगे बिल्कुल शहबाज। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना नहीं। तो नाज़रीन, खेल की बात कर लेते हैं और दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां जारी हैं। टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद हफीज़ की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से कहा गया जी कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से बात हुई है और इन दोनों क्रिकेटर्स ने टीम पाकिस्तान के लिए खेलने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल जी। और जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर 2025 में पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, लेकिन अभी से भारत की जानिब से भी प्रोपोगेंडा कर दिया गया है कि जी जिस तरह से एशिया कप में सारी सूरत हाल हुई थी कि हाइब्रिड तरीके से वो ये खेलेंगे, और उनकी भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस बार भी पाकिस्तान की मेज़बानी में चूंकि हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी तो वो पाकिस्तान में तो नहीं खेलेगा। तो ये भी एक बड़ी खबर है। इस सारी सूरत हाल पर तजिया ले लेते हैं। बिल्कुल, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के अब्दुल माजिद भट्टी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब्दुल माजिद साहब, अब 2025 में पाकिस्तान की जो मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या फिर से हाइब्रिड मॉडल की बातें होंगी? क्योंकि भारत की हठधर्मी तो बरकरार है। हमने वर्ल्ड कप में भी उनका जो रवैया देखा वो बड़ा ही अफसोस वाला रवैया था, मतलब शर्मनाक रवैया था। देखें, 2025 तो अभी दूर है जी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इंटरनल मसाइल है ना, हमने कोई साल सवा साल में 3 चेयरमैन चेंज कर दिए। जी। अब 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुल्क में होने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस वक्त जो पीसीबी का सेटअप है, ज़का अशरफ साहब का लग नहीं रहा है कि ज़का अशरफ साहब कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि शाह खावर को तकरीबन 3-4 दिन पहले अच्छा। प्राइम मिनिस्टर जो पेट्रन एंड चीफ है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी का बनाया है। उनको 3 महीने का टास्क दिया है 5 फरवरी तक के वो 5 फरवरी तक पीसीबी में इलेक्शन करवाए। पीसीबी में जो इलेक्शन होते हैं
बेसिकली 10 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, जिसमें 4 डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, 4 रीजन्स के होते हैं, 2 लोगों को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो ये 10 लोग जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट का फैसला करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, जिस तरह पिछली बार हमने देखा रमीज राजा नॉमिनेट हुए, उससे पहले एहसान मानी नॉमिनेट हुए थे। तो उन 2 में से कोई एक पीसीबी का चेयरमैन बनता है। तो अब देखना है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नॉमिनेट किया था। अब अनवारुल हक काकड़ साहब इन्हीं 2 लोगों को बरकरार रखते हैं या अपने 2 अलग नॉमिनी पीसीबी में भेजते हैं। तो पीसीबी के अगर इंटरनल मसाइल हल हो जाएं, एक लॉन्ग टर्म हमारे पास चेयरमैन आ जाए और एक तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली अच्छा केस लड़े। लेकिन अगर पाकिस्तान में पीसीबी के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनका जो देर पहल है वो निकलना बड़ा ज़रूरी है। माजिद साहब, ये भी बताइएगा कि ये खबर भी आई कि मोहम्मद हफीज़ साहब ने ये कहा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से रब्ता किया गया, मगर उन्होंने अपना फैसला बदलने से इनकार किया। दोनों प्लेयर अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। तो कितना ज़रूरी है इन दोनों प्लेयर्स का टीम में होना, और अगर वो नहीं है तो क्या वजह है, वो क्यों नहीं है? देखें राना अजीम साहब, आजकल दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलने के लिए तो तैयार नहीं होते। जिस तरह अभी आपने देखा हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। दुनिया में जो इंटरनेशनल लीग्स हैं उनमें बेतहाशा पैसा है। अब इमाद वसीम का मसला यह था कि इमाद वसीम रिसेंटली वर्ल्ड कप में एक टीवी चैनल पर बैठे हुए तबसरा कर रहे थे, और मोहम्मद नवाज की वजह से उनको पाकिस्तान टीम में भी काफ़ी टाइम हो गया उनको जगह मिल नहीं पा रही। इसी तरह मोहम्मद आमिर की जब लड़ाई हुई थी मिसबाह हक और वकार यूनुस से, उन्होंने भी एहतजाजन रिटायरमेंट अनाउंस की थी। अब मोहम्मद आमिर को भी, जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई है। अब वो एज ए ब्रिटिश नेशनल अपना इंटरनेशनल कैरियर आईपीएल वगैरह में किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो इन क्रिकेटर्स का चूंकि अब पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा इन्होंने खुद फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि मोहम्मद हफीज़, जो माजी में चूंकि स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला था मोहम्मद आमिर का, उसमें काफी हार्ड लाइन ली हुई थी मोहम्मद हफीज ने। लेकिन डायरेक्टर क्रिकेट बनने के बाद मोहम्मद हफीज का अपनी जो हार्ड लाइन थी उस हवाले से नर्म रवैया दिखाई दे रहे हैं। उनका फोन करना मोहम्मद आमिर को एक बड़ी बात थी। अच्छा भट्टी साहब, बाबर आजम के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें मनमानियों और दिफाई अंदाज की वजह से कप्तानी से हटाया गया है, क्या ऐसा ही है? देखें शहरबानो, हकीकत तो यही है कि कल बल्कि मोहम्मद हफीज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अगर कोई माने या ना माने, लेकिन कप्तानी का प्रेशर तो होता है। बिल्कुल, मैं तो इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप कवर करके आया कि बाबर आजम कहीं कहीं हमें डिफेंसिव नजर आए। फिर सबसे बढ़कर बाबर आजम क्योंकि दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट और टॉप बैट्समैन हैं, उनकी अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कप्तानी के प्रेशर की वजह से मुतासिर हो रही थी। तो मेरे ख्याल में यही वजह थी कि पीसीबी ने उनको 2 फॉर्मेट से हटाने का फैसला किया, तीसरा फॉर्मेट उन्होंने खुद छोड़ दिया। तो अच्छा है कि बाबर आजम प्रेशराइज भी किया जाता है ऐसे सिचुएशन में। देखिए, प्रेशराइज बाबर आजम जैसे प्लेयर को तो नहीं कर सकते, लेकिन कई बार मैं और आप भी जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो जब अफसरान का रवैया देखते हैं तो हमें खुद भी अंदाजा हो जाता है कि हवा का रुख कहाँ जा रहा है, तो हम खुद अपनी साइड चेंज कर लेते हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में एक बाबर आजम, क्या समझते हैं बाबर आजम डिसहार्ट होकर उनका ये जो है फैसला सामने आया? बिल्कुल, जब आप 3-3.5 साल से वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, अब एक फॉर्मेट में पीसीबी रखना चाहता था, तो यकीनी तौर पर उन्होंने उसको बुरा महसूस किया और एक फॉर्मेट में कप्तान बनने पर हामी भरी। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम का कप्तान ना रहना इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन अगर बाबर आजम एज ए बैट्समैन पाकिस्तान को सर्व करें और पाकिस्तान को मैच जितवाएं, तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग ग्रेड्स जो हैं वो उसी वक्त माने जाते हैं जब आप बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि जो भी प्लेयर खेले वो पाकिस्तानी टीम के लिए खेले और जो भी फैसले हों वो ओवरऑल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए हों। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।
और इस वक्त बी में बिलखसूस जो डेवलपमेंट हो रही है क्रिकेट को लेकर, उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया दिया जी। बिल्कुल, अभी छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे अपने जो सर्दियों के मसाइल हैं हमारे और आपके सबके। और मेरे को होस्ट को तो ये बड़ा मसला है कि मैं कॉन्शियस हूँ थोड़ा बालों को लेके, मसला नहीं है बालों हाँ का। वही ना, कॉन्शियस हैं और मैं भी बड़ी कॉन्शियस हूँ इस मामले में कि बाल गिरते बहुत ज़्यादा हैं इस मौसम में स्पेशली। तो डर लगता है कि कहीं हम गंजे ना हो जाएं मुस्तकबिल करीब में। तो इसी तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ इन सारे मसलों के हल के लिए हर्बलिस्ट मौजूद हैं नैयर आपा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हाँ जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। नैयर नैयर आपा, आपा, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाल बड़े गिर रहे हैं। वैसे हम लोग इसके हल के लिए इससे पहले आपसे जाने, हम अपने ये भी कह देते हैं व्यूवर्स को कि आप कॉल कर सकते हैं इस सेगमेंट के दौरान और आप भी पूछ सकते हैं अपने बिलखसूस बालों के जो मसाइल हैं उससे रिलेटेड। नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं जी। नैयर हाँ आपा, जी। सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही आपको पता है कि गर्म पानी स्टार्ट हो जाता है। एक तो गर्म पानी से मुंह धोना, नहाना गर्म पानी से, और दूसरे नंबर पे फिर पानी कम पीना। हाँ जी। और सर्दियों के हिसाब से जो हमें फूड चाहिए होती है, जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, हम उन्हें इनटेक नहीं कर रहे होते, हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल जो है ना मिल के जो है ना वो फिर बेचारे बालों की शामत आ जाती है, स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, हाथों पाँव पे, बॉडी पे जो है वो ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है ना वो थोड़ी सी जो है हमें अपनी जो एक थोड़ी सी खाने पीने की आदत मौसम के हिसाब से हमें उसको चेंज करना है। गर्मियों में हम बार बार पानी पी रहे होते हैं कि इसलिए प्यास लग रही होती, सर्दियों में प्यास नहीं लग रही होती, या काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि हमें पानी पीना याद नहीं रहता। हाँ जी। तो ज़्यादा जो है वो हेयर फॉल की जो रीज़न बनती है, एक तो आपको पता है कि आयरन और डिहाइड्रेशन, और दूसरे नंबर पे जो है वो आयरन या दूसरी कोई भी डेफिशिएंसी बॉडी में चल रही हो। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है जो यंग एज के अंदर भी, पहले तो ये होता था कि 40 या 40 प्लस के अंदर थायराइड का इशू आता था, तो वो पता नहीं चलता था, इतना ज़्यादा जी इतना ज़्यादा उसमें एकदम स्पेयर हार्ट हेयर फॉल हो जाता है। तो वो फिर जब टेस्ट करवाएं तो पता चलता था कि थायराइड के जो है वो इशू आ रहे हैं जेंट्स में भी और ख़वातीन में भी। अब मैंने देखा है कि अभी एज भी नहीं है, अनमैरिड बच्चियां हैं, लड़के हैं, तो वो इस तरीके से बाल गुच्छों में जो है वो निकल रहे हैं। तो वो सारी जब टेस्ट वगैरह करवाएं तो पता चलता है कि हार्मोनल अनबैलेंस चीज़ें और जो थायराइड का इशू। तो इस वजह से अगर आपका एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक रूटीन से हट के वॉशरूम गए या नहा रहे हैं तो गुच्छों में बाल गिर रहे हैं, तो फौरी तौर पे उठे हैं तो आपके जो पिल्लो पे, आपके बिस्तर पे बाल हैं, तो फौरी तौर पे आप डॉक्टर के पास जाएं, आप अपने जो भी टेस्ट वगैरह है वो करवाएं, ताकि आपको जो है वो डायग्नोज हो सके कि आया किसी विटामिन वगैरह की कमी की वजह से ये चीज़ हो रही है या थायराइड के इशू की वजह से। क्योंकि जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, कभी भी हेयर के ऊपर आप जितने मर्जी महंगे शैम्पू लगा लें, जो भी रेमेडीज़ कर लें, कभी भी आपको जो है वो उसका फायदा नहीं होगा। ये तो एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है जो आपने बताया, हार्मोनल चेंजेस हैं। हाँ यहाँ जी। पर हमारे कॉलर हैं जी लियाकत कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए? जी बेहतरीन। कहिए लियाकत साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी ये पूछना था, ये अपने बाल गिर रहे बार बार ना, तो थोड़ा सा भी गंजे होने लग गए। अच्छा, थोड़ा सा गंजे हो रहे हैं आप? जी जी। तो कितने बाल गिर रहे हैं आपके? मतलब अभी बहुत ज्यादा मिकदार। आप लोगों ने फिगर बता दिया कि 1.5 लाख बाल होते हैं इंसान के सर पे, तो हम लोगों का तकरीबन 60% तो गिर गया है। 60% बाल गिर गए हैं आप। अच्छा नैयर आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप क्या पूछना चाहते हैं एग्जैक्टली? सवाल बताएं अपना। सीरियसली है ना, मजाक में तो इसमें कोई मजाक थोड़ी है भाईजान। ये अपना बाल बार बार गिरते हैं, अभी कम हो गए, तो इसके लिए क्या नुकसान है, हम लोग इस्तेमाल करें। और उम्र भी इतना नहीं है, 36 के लगभग है हम लोग। ठीक ठीक ठीक। हाँ आप मसला हल करें लियाकत साहब का। 36 साल इनकी उम्र है और 60 से ज्यादा जो 60% हिस्सा है वो से clear हो ज्यादा चुका वो कह रहे हैं कि बाल गिर। जो बहुत मेन रीज़न, कोई भी अगर रूट कॉज नहीं है, हार्मोन्स भी बैलेंस हैं, डाइट वगैरह भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो भी अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फौरी तौर पे शैम्पू का जो इस्तेमाल है वो रोकते हैं। शैम्पू का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है ये भी बालों को जो है वो ख़राब कर रहा है और उसकी वजह से भी जो है वो हेयर फॉल हो रहा होता है। उसके लिए बहुत सिंपल है, बस हम लोग ना थोड़ी सी मेहनत नहीं करना चाहते।
हमें हर चीज़ जो है वो रेडीमेड चाहिए, तो फिर उसके जो है वो आपको पता है कि साइड इफ़ेक्ट्स और ये चीज़ें तो फिर फेस करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ भी ना करें, बहुत सस्ता तरीन शैम्पू है, सस्ता तरीन नुस्खा है, माश की दाल और रीठे का पाउडर। पंसारी की दुकान पे जाएं, उन्हें कहो कि 1 पाव माश की दाल और 1 पाव रीठे का पाउडर मुझे पीस के दे दें। अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं और आपने कोई उसमें केराटिन या अगर स्ट्रीकिंग या डाई वगैरह नहीं आप करवाना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि नेचुरल रेमेडीज के साथ ही हमारे बालों में कलर भी आ जाए, तो उसी के अंदर आप थोड़ा सा जो है वो सिकाकाई का पाउडर और आंवले का पाउडर, ये चारों चीजें आप पाव जो है वो पिसवा के रख लें अपने पास जार में। ये आपका तकरीबन 4 से 5 महीने के लिए, अगर कोई जेंट्स है यूज करें तो 6 महीने के लिए आपका ये हर्बल शैम्पू तकरीबन ये मेरा ख्याल है 150 या 200 रुपए के अंदर रेडी हो जाएगा। इसको इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि आपने इसको जो है वो नीम गर्म आधा कप पानी, दूध या दही के अंदर जो है वो आप 1 टेबलस्पून डाल के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल फोम बन जाएगा, ये आपका शैम्पू बन जाएगा। आप इसको वॉशरूम ले जाएं या पहले आप अपने बालों पे इसको मसाज करके अपने सारे बालों में लगा दें। ये आधा घंटा अगर लगा रहेगा ना बालों में, ये प्लस आपकी हेयर डाई भी हो जाएगी, आपकी बालों को पूरी प्रोटीन भी मिलेगी इसके साथ। आधे घंटे के बाद जाके आप मसाज करके अपने बालों को धो दें, ये झाग भी बनाएगा आपके बालों में, अगर कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह है उसको भी खत्म करेगा, ये डैंड्रफ को भी खत्म करेगा। हम ये देख रहे हैं आपके सामने टेबल पे काफी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो हाँ ये जी, इनके मुतालिक भी बताइए, कोई रेमेडी है बालों के लिए? थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी चीजें हैं। मेरी आदत है कि मैं वो वाली चीजें, हाँ जी ये ऑयल है, ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी चीजों के अंदर ही आप रह के जो है ना आप अपने इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाइल का जो है वो हल कर सकते हैं। अदरक आप देखें हमारे किचन के अंदर मौजूद होता है। अदरक हेयर ग्रोथ के लिए इतना जबरदस्त है, ये जस्ट लाइक अ हेयर टॉनिक का दर्जा रखता है। आप क्या करें कि आप हेयर वॉश होने चाहिए आपके, आप जिस दिन वीकेंड के ऊपर कर लें, सारी बातें इसकी थोड़ी स्मेल है, तो आप अदरक का तकरीबन 1/2 इंच का टुकड़ा लेके उसको आप कद्दूकश करके उसको आप जो है वो अच्छी तरह से किसी मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी निकाल लें, उसको निचोड़ लें। उसके अंदर जो है वो आप तकरीबन 1/2 टीस्पून के अंदर ऑलिव ऑयल डाल लें, या बादाम का तेल पड़ा है या आपके पास कोई भी मस्टर्ड ऑयल पड़ा है, वो आप इन 2 चीजें, तीसरी चीज की आपको जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से जब आप इसको सिर्फ अदरक हमने डालना है, थोड़ी सी अदरक का जूस टुकड़ा जी, उसका जूस निकालना है, हाँ जी, और फिर हमने 1/2 टीस्पून के करीब, हाँ जी, ऑलिव ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, मस्टर्ड ऑयल अब ये के घर में है नहीं है, बादाम का या जैतून का नहीं, सरसों का तो अवेलेबल होता है, वो डाल के आपने कांटे के साथ ऐसे फेंटना है जिस तरह से आप अंडे को फेंटते हैं। ये बिल्कुल जो है ना वो एक क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप धुले हुए वॉश्ड हेयर के अंदर कॉटन के साथ अपनी रूट्स में अच्छी तरह से लगा लें, अपने सारे बालों में लगा लें, 10, 15, 20 मिनट आधा घंटे के करीब लगा रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्दियाँ अगर हैं तो आपने जो है वो स्टीम देनी है। स्टीम आपने इस तरह से देनी है, गर्म पानी जो है वो आप किसी टब में डाल के रख लें, 2 छोटे छोटे टॉवल उसमें डिप कर दें। पहले एक टॉवल को निकालें, अपने सर के ऊपर जो है वो रैप कर लें, उसके बाद वो ठंडा हो जाए उसको रख दें, दूसरे वाला निकाल के। ये आपने तकरीबन टॉवल को 15-15 मिनट नहीं, यानी कि वो टॉवल जब ठंडा हो जाए उसको उतार के तो फिर दूसरे वाला टॉवल आप रैप कर लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने स्टीम देनी है कि आपको फील हो कि आपके स्कैल्प से जो है वो पसीना आना शुरू हो गया। तो उसके बाद आप कोई टॉवल जो है वो लपेट लें, आपका बॉडी टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए तो फिर बेशक आप जो शैम्पू मैंने बताया उसके साथ, हाँ जी, उसके बाद जो है उसके साथ आप वॉश अच्छा नहीं रापा, हम ये देखते हैं कि सर्दियों में चूंकि ज्यादा बाल इसलिए भी गिरते हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने से और सर्द होने से हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं कि वहाँ पर तो आप नॉर्मल पानी से भी नहीं नहा सकते, लाइक वहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर है। हाँ जी, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? हाँ जी, जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे नहाने से पहले क्या करें, कोई भी ऑयल अपने बालों में लगा लें। ठीक है, ऑयल लगा के फिर नहाएं। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म पानी ना हो। गर्म पानी से आपके बालों का जो है वो मॉइस्चर जाता है, वो फिर बाल ड्राई भी होंगे, ब्रेक भी होगा, आपकी रूट भी उससे जो है वो वीक होगी और फिर डैंड्रफ भी आएगी। और जब डैंड्रफ आती है तो फिर जो है वो अगर हेयर फॉल नहीं भी होना तो फिर हेयर फॉल जो है वो अच्छा, जो हेयर फॉल तो होता है, इसमें एक और चीज़ है जो मैंने देखा है लोगों को कि जो इन एरियाज में रहते हैं, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, जो ठंडे मौसम में रहते हैं, वो गर्म पानी से नहा कर उनके सर में एक
खुश्की की तय बन जाती है, तय बन जाती है। Dandruff आ जाती है कई बार। हाँ जी, बिल्कुल वो ऐसा आप ही है। उठते बैठते वो आपकी नजर आती झड़ रही आपको, होती झड़ रही है, बिल्कुल कॉम करें तो कॉम भर जाती है। उससे कैसे बचा जा सकता हाँ है? जी, डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। दूसरे नंबर पे शैम्पू फौरी तौर पे छोड़ दे। बेशक मेडिकेटेड शैम्पू भी है, उन्होंने अगर उसमें कोई मेडिसिन डाली हुई है तो उसके अंदर जो है वो सल्फेट SLS जो कि झाग किसी भी किस्म का बनाता शैम्पू है। नहीं। हाँ जी, शैम्पू को आप छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि आपके बालों के जितने भी मसाइल है 50% हल हो जाएंगे। और जिनके इस तरह की इतनी स्वेयर डैंड्रफ है ना, हेयर वॉश करने के बाद बहुत सिंपल सस्ती सी ग्लिसरीन आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। ग्लिसरीन नहीं, ला आप हमारे के साथ कॉलर हैं जी, जी। मुनज़्ज़ा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, कैसी हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक। मुनस्सा, क्या सवाल है आपका? आपके बाल गिर रहे हैं? नहीं, मेरी बेटी के बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, बेटी की उम्र क्या है 18 साल। जी? 18 साल। नहीं, आप कुछ 18 पूछना चाह साल। रही हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल तो नहीं करती। हेयर कलर या आयरन या ब्लो ड्राई। मुनस्सा, आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। मैं टीवी का वॉल्यूम बंद। जी जी मुनज़्ज़ा, आप सुन पा रही हैं मैं? हाँ जी, बताएं जी। जी जी नहीं, आप क्या पूछ रही थी? हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल, जिस तरह से आजकल बच्चियाँ करती हैं, केराटीन या जो है वो स्ट्रिकिंग, हेयर डाई या बहुत ज़्यादा आयरन या ब्लो ड्राई का इस्तेमाल तो नहीं करती हैं। मुनस्सा, बाल कहीं इस वजह से नहीं गिर रहे? आप बहुत गुस्सा करती हैं उस पर। नहीं नहीं, ऐसे वो ना पता, इसने ना 2-3 जगह बाल जो है वो करवाए हैं। कलर कलर करवाएं? नहीं नहीं, कलर में करवाए, वो जो करती है ना स्ट्रेट करती है वो की है। रिबॉन्डिंग अच्छा, करवाई अच्छा, है अच्छा, कि ठीक, केराटीन। जी। हाँ जी, तो वो चलें। जाहिर सी बात है। आप बता देती हैं नैयर आपा हाँ कि क्या जी। आपने करना है, आप हाँ सुने। जी। बहुत शुक्रिया। जो बच्चियां जो हैं वो, जो लोग जेंट्स भी, अब तो जेंट्स भी करवा रही हैं, रिबॉन्डिंग या केराटीन करते और हैं कोई तो एक ऐसा केमिकल है स्ट्रेटनर टाइप बालों पे लगाते हैं, जिन लड़कों के बाल अगर लाइक करली हैं, हमारे राना साहब के बड़े प्यारे बाल हैं, पता नहीं क्यों नहीं वैसे बैठते ये, तो वो स्ट्रेटनर लगाते हैं वो हमारे chemical बाल बाल। स्ट्रेट रहें। हाँ जी। तो वो जो है, आपका रिबॉन्डिंग का आपका मटेरियल है, आपका केराटीन का जो मटेरियल है, उस टाइम पे तो आपके बालों में बड़ी स्मूथनेस दे देता है, बड़ी शाइन आती है। उसके बाद की प्रिकॉशंस होती हैं। हम अपने क्लाइंट्स को मना करते हैं कि आपने फिर जो है वो शैम्पू जो है वो सल्फेट फ्री करना है। शैम्पूज आपने वो वाले यूज़ करने हैं कि जो स्पेशल आफ्टर रिबॉन्डिंग या आफ्टर केराटीन या आफ्टर जो है वो अब मुनज़्ज़ा का केमिकल मसला हल ट्रीटमेंट। करें, कोई टोटका बता दें इसको। हाँ जी, अब अगर जिस तरह से इन्होंने जो है ये करवाया हुआ है, तो वो अगर किसी अच्छे सैलून पे गई हैं तो वो फिर लाजमी रिकमेंड करती हैं आपने ये वाला हेयर पैक वगैरह ज़रूर लगाना है। तो बहरहाल अब अगर इनके हेयर ब्रेक हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो फिर ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने का जो तरीकाकार है वो सबसे बेहतरीन यही है। अकेला ऑयल जो है वो कभी भी वर्क नहीं करता। ऑयल के अंदर आपको जो है वो या एलोवेरा जेल उसमें डाल लें, या आप एक पूरा अंडा लेके उसके अंदर जो है वो, अगर एक पूरा अंडा है 1 टेबलस्पून उसमें कोई भी ऑयल डाल लें। सही। ठीक। ऑयल डाल के उसको आपने ब्लेंड लाजमी करना है। सही। ब्लेंड करके उसके अंदर थोड़ी सी साथ एलोवेरा जेल डाल लें। ये लगा मिक्स करके इसको बालों में लगाएं और ठीक है। हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा लगाएं। इसके साथ बालों को नेचुरल केराटीन, नेचुरल प्रोटीन मिलेगी, तो बाल जो है वो काफी और हद नहीं तक आपा, बेहतर हो ये जाएंगे। जो आपने मिक्सर बताया, कितनी देर बालों में लगा रहना चाहिए, फिर ये उसके कम बाद से कम- शैम्पू कर लें? हाँ जी, 1 घंटा लाजमी लगा रहे। उसके बाद फिर शैम्पू वही कहूँगी कि सल्फेट फ्री, SLS फ्री, या जो ऑर्गेनिक ये शैम्पू मैंने बताया है, ये बेहतरीन चीज़ है। चाहे जेंट्स हैं, चाहे जो है वो वैसे खवातीन नहीं हैं। आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए उन खवातीन हजरात के लिए जिनका ताल्लुक मीडिया से है, हाँ कि जी। हमारे भी रोजाना की बुनियाद पर रोजाना जितना ब्लो डाई। हाँ जी, ब्लो ड्रायर और बिल्कुल वो हेयर ब्लो स्प्रे ड्राई वगैरह और लगता है। आयरन। हाँ जी, आयरन बालों के लिए मैं कहती हूँ उसके बगैर गुजारा भी नहीं हेयर है। स्प्रे। और हाँ जी, और उसके बगैर गुजारा भी नहीं, और वो बालों का मॉइस्चर जो है वो निकाल हाँ लेती जी। है। तो उसमें ये है कि आप कुछ भी ना करें, जो ग्लिसरीन है इतनी जबरदस्त है। लेकिन वो फिर इस तरह शैम्पू की- करने से निकल जाएगी क्लास? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वाटर बेस्ड है वो। तो आप सिंपल, कुछ भी नहीं, आपके पास टाइम है, आप नहाने से पहले जो है वो थोड़ी सी ग्लिसरीन लेके आप उसको थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके शावर बोतल में डाल लें। ठीक। आप अपने बालों के अंदर जो है वो अच्छी तरह से जो है उसको स्प्रे कर लें, रूट्स, लेंथ, हैंड पे कर लें। 15-20 मिनट के बाद आप शैम्पू कर लें। जो ग्लिसरीन है ये पीएच को जो है वो नॉर्मल कर देती है। जो नमी, जो मॉइस्चर आपके बालों से निकल जाता है वो उसको प्रोवाइड करती है। ओके। तो ये क्विक रेसिपी है कि आप इजीली बना के आपने रखा हुआ है इसको,
ये बना के आप इसको डाइल्यूट करके वैसे नहीं रखा आप अब ये महीना भी। गिरते बालों से रिलेटेड एक और भी है रेमेडी हाँ जिसे जी। लोग आजकल करते हैं बहुत ज्यादा, कि वो जब बाल बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हाँ तो वो पीआरपी वगैरह करवाते हैं। तो ये जी। एक अच्छा तरीका है, ये ठीक है? बेस्ट है इस टाइम जो है वो पीआरपी, चाहे स्किन के लिए है चाहे हेयर के लिए है। स्किन के लिए उसको यूज कर रहे हैं, रिंकल्स के लिए, आपकी ड्राइनेस के लिए, ठीक है। पिगमेंटेशन अभी के हमारे लिए। साथ एक कॉलर मौजूद है, आपा फरजाना लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। फरजाना कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कि क्या इशू है? जी मैम, मेरे ना सर में डैंड्रफ भी है और साथ में स्किन ऑयली भी नजर आती है और मेरे बाल इससे बहुत ज्यादा गिरते हैं फिर। सही है। और सही। फरजाना आपकी एज क्या है? जी मेरी एज है 46। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी 46 एज हाँ है जी, जी। बाल में हाँ जी। डैंड्रफ बहुत है। तो मेरा हाँ अब जी आपको ऑयली पूछ- भी है, वो कह रही स्किन ऑयली और भी है, dandruff डैंड्रफ भी भी है। है। बेसिकली जो डैंड्रफ है, जो खुश्की है, जो आपके बालों की, आपकी स्कैल्प के ऊपर एक डेड लेयर बन जाती है। ठीक है, आपके क्यूटिकल्स के अंदर, आपकी रूट्स के अंदर से जो सीबम है आपके मसामों से जो बाहर आना चाहिए वो बाहर नहीं आ पा रहा होता, तो वो एक डेड सेल्स की जो लेयर है वो बनती चली जाती है और वो खुश्की की सूरत में खुश्की निकलती की है। सूरत में। इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप जो आम प्लास्टिक की कंघी यूज करते हैं आप उसको छोड़ दें, ठीक है। लकड़ी की कंघी आप लेके आए। ओके। आपने जब सर धोया है, सर धोने के बाद हल्का हल्का ग्लिसरीन बेस्ट ऑप्शन है ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। आप थोड़ी सी ग्लिसरीन, जस्ट लाइक 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन है, उसमें 10 ड्रॉप्स आपने जो है वो कैस्टर ऑयल के डालने हैं। कॉटन के साथ उसको जो है वो मिक्स करके आप अपनी रूट्स पे लगाएं। उसके बाद आप लकड़ी की कंघी के साथ जो है वो कॉम करें। आपने इतनी वो कॉम करनी, बहुत जोर से नहीं करनी, आपने कम से कम 15-20 मिनट के लिए कॉम करनी है। उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से जो अंदर तक जो एक डेड लेयर बनी जो हुई है, ब्लॉकेज जी है। ब्लॉकेज है, वो खुल जाएगी, पोर्स को वो ओपन करेगी। जो सिंथेटिक हम कॉम्ब वगैरह भी यूज करते हैं ना, इसके साथ भी जो है वो काफी हेयर फॉल जो है वो होता है। तो आप फौरन अपनी एक तो कॉम्ब चेंज करें, लकड़ी की कॉम्ब यूज करें, ओके। और दूसरा एक दूसरे का जो आप ब्रश यूज कर रहे वो होते हैं बिल्कुल या मत- टॉवल हाँ। यूज कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हाइजीन का भी अगर आप ख्याल रखेंगे, घर में किसी एक को जो है वो डैंड्रफ हो रही है। इससे मुझे एक बात याद आ गई, इससे लाइसेंस भी आपको हो जाती हैं अगर आप किसी का हाँ ब्रश जी, यूज बिल्कुल करते हैं। ऐसा अगर ही किसी है। को जुओं का इशू है तो वो हाँ आपके सर में हाँ जी। आसानी नहीं ट्रांसफर आपको हो वैसे जाती है। आजकल एक ये भी ट्रेंड है, हम देखते हैं कि कई घरों में ये टोटका भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि मुख्तलिफ अक़साम के तेल मिक्स कर लिए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक अच्छा तरीका कार है। हाँ बिल्कुल अच्छा तरीकाकार है, लेकिन उसके अंदर ये है कि मैंने ये भी देखा है कि उसके अंदर दूसरी जड़ी बूटियां डाल के मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा तेलों के अंदर खतरनाक भी हो उसको सकता है। जला लेते हैं। वो सही। जलाने के बाद जो है वो उसका कोई फायदा ही नहीं रहता। अच्छा। वो जी इतनी जड़ी बूटियां डाल दी, इतने तेल डाल दिए, तो वो जो है ना वो उसको चूल्हे के धनिया ऊपर पुदीने का तेल भी मैंने देखा है, कहते हैं वो हाँ बड़ा जी। अच्छा होता है बालों के लिए। बालों तो के होता लिए है? बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट होता है, लेकिन ये है कि इनकी एक क्वांटिटी होती है, एक लिमिट होती है हर चीज की। सपोज लॉन्ग बालों के लिए एक्सीलेंट है, इतने आउटस्टैंडिंग जो है वो कोई भी हेयर का आपका इशू है, लॉन्ग से अच्छा जो है वो मैं समझती हूँ कि ऑयल नहीं है बालों के लिए। तो खाली लौंग को भी बॉईल करके अगर आप शावर बोतल के अंदर डाल के अपने बालों पे स्प्रे करते हैं वो भी बहुत बेस्ट कितनी है। क्वांटिटी में? लौंग जैसे 10 से 15 लौंग है, 1 गिलास पानी डाल के उसको दम के अंदर आप पका लें, ठीक। और उसके बाद जो है वो उसको ठंडा होने दें, स्टेन करके। ये आपका बेहतरीन हेयर टॉनिक है। तो बात आ जाती है कि मुख्तलिफ ऑयल्स को जो है वो मिक्स करने की। अब देखें कुछ तेल हैं उनकी तासीर जो है वो गर्म होती है, जो सही। सरसों का तेल है वो नॉर्मल है। हाँ जी। कोकोनट ऑयल है काफ़ी लोगों को, क्योंकि वो अल्कालाइन है, जिनके ऑलरेडी ड्राइनेस है वो अगर कोकोनट का ऑयल लगाएंगे तो उनकी ड्राइनेस खत्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेगी। जी। तो इस वजह से जो है ना वो इतने ज़्यादा तेल अगर किसी अच्छे ब्रांड ने मिक्स करके सेल कर रहे हैं वो ज़रूर आप ले लें। खुद से अगर आप जो है वो ये डाल लिया, आधा किलो ये डाल लिया, पाव ये डाल लिया, मिक्स कर कहीं लिया। गंजे ही ना हो जाए। हाँ जी। खुद से नीम हकीम ना बने आप। हाँ, लेकिन आपको नीम एक और बात हकीम, मैंने पूछनी थी खतरा है आपसे। जान। हाँ जी बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। हमारा जो नंबर है वो जी। मैं बता दूं कि वो जी। स्क्रीन पर आ रहा है। आप जो जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो कॉल कर सकते हैं। अपने हेयर के रिलेटेड कोई भी मसाइल है, हमारे पास इस वक्त हर्बलिस्ट मौजूद है नैयर आपा, तो उनका फायदा उठाएं और उनसे पूछें अपने मसाइल। अभी जो आपके मसाइल हैं उनका हल सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। नहीं रहा बात? खैरपुर तामे वाली से हमारे अच्छा। साथ इस वक्त मौजूद है, कॉलर हैं अक्सा। अक्सा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक बिल्कुल, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक। लोग आप भी बताएं बेहतरीन। क्या इशू है, क्या मसला है बालों में? बालों में बहुत खुश्की है,
आपने गिरते कहीं हैं। अच्छा जी, बालों में खुश्की है आपके बहुत ज्यादा। जी, सही। और आप इसके लिए पहले कोई टोटका कर चुकी हैं या कुछ कर रही हैं? सर्दियों में जाते हैं और गर्मियों में काम होती है। आपको हम सही से सुन नहीं पा सुन रहे। नहीं पा रहे आपको, आपके कोई आई थिंक नेटवर्क इशू है। दोबारा से कहिए। गर्मियों में काम हो जाता है, ज्यादा गर्मियों में होती कम है। हो अच्छा, जाता है, अच्छा। सर्दियों में ज्यादा हो सर्दियों जाता है। में आपकी एज ज्यादा। क्या है? बाल भी गिरते हैं, बहुत गिरते हैं बाल। अच्छा, आपकी एज क्या है असली वाली? आपकी उम्र पूछ रहे हैं जी, आपकी उम्र क्या है, ताकि नैयर आपा जो है ना वो एज के हिसाब से फिर आपको मसले का हल बताएंगी। 25। 25, ठीक है जी। ठीक, बस ठीक, आप बहुत सुन लें, शुक्रिया। फिर मसले का हल अभी नैयर आपा से पूछते हैं। हाँ जी, उसमें सर्दियों ये में मसला बढ़ जाता है, गर्मियों में काम। बिल्कुल। आप देखिए सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही हमारे घरों के अंदर चावल की जो है वो पिनियाँ, अलसी की पिनियाँ, पंजीरियाँ, ये हमारे पंजाब का तो खासकर ट्रेडिशन था। हमारे अपने घरों के अंदर जो है वो गाँव से जो है वो स्पेशल तोहफा आता था कि सर्दियाँ आ गई हैं, अलसी अलग से आ रही है, भुनी हुई मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें और साथ पिनियाँ बन के आ रही। तो वो बात यह है कि सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम दे नहीं रहे होते हैं। उसके बाद आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमने चिकनाइयों को, ऑयल को, इन चीज़ों को उठा के, खासकर न्यू जनरेशन ने तो उठा के साइड पे रख दिया। देसी घी तो वो कहते हैं कि सवाल ही घर के पैदा नहीं अंदर भी ना हो ना, तो देसी घी इतनी ज़बरदस्त ऑप्शन है इन तमाम मसले मसाइल के लिए। घर के अंदर अगर आपके पराठे वगैरह बनते हैं तो उस पे नहीं, आप आपा पराठे बस की हमारे जगह पास वक्त की किल्लत है जी। मैं जा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एक सवाल मेरे जहन में बड़ा जरूरी हाँ है, इसका जी। आप जवाब दे दें फौरी हाँ तौर पर। जी। ज्यादातर मर्द हजरात से रिलेटेड सवाल हाँ है। हम जी। लोग बाबर्स के पास जाते हैं हेयर कटिंग वगैरह जी, के लिए, जी। तो कितना जरूरी है कि अपनी जो किट है वो होनी चाहिए अपने पास? बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि जो है ना, जो जिस तरह से आजकल जो है वो डिजीज बीमारियाँ। चल रही हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, तो आप अपनी कैंची खरीद के रखें, अपनी कॉम खरीद के रखें, यहाँ तक कि अपना टॉवल भी आप लेके जाएं। हालांकि मेरा अपना सैलून है, हम डिटॉल में, गर्म पानी में टॉवल धो रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो है वो किट बना के रखें। कोई इतना कोई रॉकेट जी, साइंस नहीं है। बिल्कुल। टॉवल, बहुत अपनी शुक्रिया कंघी, नैयर अपनी आपा, आपने कैंची। अपना जो है कीमती वक्त दिया हमें। और Thank you so much. हमें ये उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको कोई ना कोई फायदा जरूर और हुआ हमारे होगा। कॉलर्स के जो मसाइल हैं उनको हल मिल गया होगा काफी और हद वैसे तक। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। अब हम अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं थोड़ी सी सुनो पाकिस्तान की तरफ से, कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जी पूरे पाकिस्तान से जब लोग कॉल्स करते हैं और वो अपने मसाइल दरियाफ्त करते हैं, और हम अगर कहीं भी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनके मसाइल हल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी ऑनर की बात है। तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और कॉल्स करते रहा करें, इससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है और यकीनन मसाइल का हल भी मिलता है। एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद जी। होंगे, आपने कहीं जाना नहीं। तो जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा। आपको बताते हैं कि जी क्लासिकल गायकी को जिन खानदानों ने अरूज बख्शा है, उनमें शाम चौरासी पटियाला और गवालियार घराना शामिल हैं। और आज की जो जदीद दौर है, जदीद मौसीकी जहां हमें सुनने में मिलती है, ये घराने अपनी मुसलसल और नस्ल दर नस्ल अपनी मेहनत और रियाजत से इस फन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए। आज ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। गवालियार घराने से इनका ताल्लुक है। मुस्लिम शगन हमारे साथ सुनो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्लिम, ये बताएं कि आपने क्लासिकल मौसीकी को ही क्यों चूज किया? क्योंकि आप न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन चाहती है कि हम जरा पॉप की तरफ आए, दूसरे मामला जो जैज और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, आपको ज़्यादा पता है। क्यों आपने क्लासिकल मौसीकी को ही चुना? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर जो चीज़ हो आप वही कर सकते हैं, मेरा मानना तो ये है। और फिर लेगेसी थी पीछे इतनी बड़ी, और ठीक। फिर इंस्पिरेशन आपको फर्स्ट म्यूज़िक फैमिलीज़ में से वो घर से मिलती है, साथ जाने से, म्यूज़िक स्टेज जो है वो शेयर करने से बड़ों के साथ, तो वो चीज़ तो थी। लेकिन मैंने खुद भी ये मेरा था कि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक ही करना है। ठीक मुझे है। जो इसमें सुकून मिलता है वो इसी में है मेरे लिए। तो आपके घर से ही आपको इंस्पिरेशन मिली? जी बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली से, क्योंकि ग्वालियर घराने से हूँ। तो कितनी एज से स्टार्ट की थी प्रैक्टिस? मतलब प्रोफेशनली जो मैंने गाना स्टार्ट किया वो 13 इयर्स की एज में पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया, लेकिन 6-7 तो घर में माहौल भी ऐसे ही होता था कि गा रहे हैं बड़े? अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात है। लोग समझते हैं कि पता नहीं 24 घंटे, हमारे घरों में उल्टी सिचुएशन हो जाती है। हम मौसीकी इतनी करते हैं कि घरों में फिर जब आते हैं ये बैठते बिल्कुल हैं तो नहीं हम कहते हैं कि यार बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, तो ओके। वैसे मुस्लिम बरे सगीर में बिलखसूस
अगर हम बात करते हैं क्लासिकल मौसीकी की, तो इन घरानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्लासिकल मौसीकी को जिंदा ही इन घरानों ने रखा हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ अब क्लासिकल मौसीकी इन घरानों तक ही महदूद होकर रह गई है, को बहुत ज़्यादा आवाम भी इतनी इसको नहीं सुनना चाहती? नहीं, चूंकि जिम्मेदारी है ये, तो वो मोस्टली घराने उसको ज़्यादातर उठाते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक की जिम्मेदारी। क्योंकि दूसरा अगर उसको करेगा भी तो अपने शौक की हद तक करेगा, और उस पीछे उस पूरा स्कोर या लेगेसी को, बैकग्राउंड को, वो उसके लिए कोई प्रेशर नहीं होगा। तो हमारे लिए उन चीज़ों को एक रिस्पेक्टफुल तरीके में भी रखना है और लेकर चलना भी है, तो ये प्रेशर तो है। और ये ग्वालियर घराने का कहा जाता है कि डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं तानसेन। जी जी तो बिल्कुल। आप कितनी जनरेशन है? मतलब मैं हमारे जो मेरा जो गायकी का ताल्लुक है वो ग्वालियर घराने से है, और तानसेन जी जो मेन मोस्ट फेमस पर्सनालिटी और फाउंडर समझ लें क्लासिकल म्यूजिक में समझे जाते हैं, और मैं अपने घर की इस वक्त 11th जनरेशन हूँ जो गालबन मौसीकी 11th जनरेशन थी, माशाल्लाह जी। हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे अब, बहुत बातें होंगी। जरूर जरूर। मैं आपको अभी सुबह सुबह है तो फिर एक गजल सुनाता हूँ। क्लासिकल म्यूजिक के लिए तो पूरा एक टाइम चाहिए उसके लिए। हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। हद से बढ़कर हसीन लगते हो, हद से बढ़कर हद से बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कसमें जरूर खाया करो, झूठी कसमें जरूर खाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। कितने सादा मिजाज हो तुम अदम, कितने सादा मिजाज हो तुम अदम, उस गली में न रोज जाया करो, उस गली में न रोज जाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। वाह 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 वाह, बहुत क्या बात खूबसूरत, है जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है।
गुफ्तगू का ये सिलसिला भी सिलसिला आगे जारी बढ़ाएंगे। रहेगा, गुफ्तगू जारी रहेगी। और नाजरीन, आपका प्रोग्राम है, आया जाया करो। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद भी। वेलकम बैक जी। स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम शगन साहब, और इनसे हम और भी सुनेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम देखते हैं क्लासिकल मौसीकी को ज़िंदा रखने की जो हिम्मत की है या जो खिदमत की गई है क्लासिकल मौसीकी की, ये घरानों की जानिब से की गई है। घराने इसको ज़िंदा रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम घरानों में आपस में बड़ा देखते हैं क्लैश, या आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। ये क्या वजह? जेलसी? काम की जेलसी तो होनी चाहिए और उसकी वजह से जेलसी बीन के कंपटीशन तो होना चाहिए, हेल्थी कंपटीशन उसको सोचना चाहिए। बाकी अब जो जेलसी है, जो एटीट्यूड्स हैं, वो आप हर किसी का भी ठीक नहीं कर सकते। तो घरानों में अच्छे भी हैं काम करने वाले और कुछ खाली एटीट्यूड्स भी हैं इस तरह के कि सिर्फ हम काम ही कर रहे हैं। तो उस चीज़ पे है, और सब घराने अपने अपने तहत अच्छी लेगेसीज लेके जो चल रहे हैं। वो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप एक क्लिक पे पहचाने जाते हैं आप किस लेवल की मेंटालिटी या एटीट्यूड रखते हैं। तो मुस्लिम, आप अब क्या सुना रहे हैं? मैं आपको एक काफ़ी सुनाता हूँ, टाइम शॉर्ट है तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ दोनों स्टाइल्स हो जरूर, जाए जॉनरास म्यूजिक के। जरूर जी। मेरा दिल राजन रावल मंगे, मेरा दिल राजन रावल मंगे, मेरा दिल राजन रावल मंगे। जंगल बेले ढूंढा मैं फिरेंदी, जंगल बेले ढूंढा मैं फिरेंदी, रांझण मेरे संगे, मेरा दिल रांझण रावल मंगे, मेरा दिल रांझण रावल मंगे, राजन रावल मंगे, मेरा दिल राजन रावल मंगे, राजन 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 रावल मंगे, मेरा दिल राजन रावल मंगे। जंगल बेले जंगल बेले जंगल बेले जंगल बेले ढूंढा मैं फिरेंदी, रांझण मेरे संगे, मेरा दिल रांझण रावल मंगे। वाह 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 वाह, छा गए आप। इतनी खूबसूरत आवाज, बड़ा दिल खूबसूरत को छू निभाया जाने आपने। वाली। थैंक यू, बहुत क्या शुक्रिया। बहुत Thank you शुक्रिया so much for मुस्लिम coming. शगन, आपने अपना वक्त निकाला। मसरूफ़ यकीनन आपकी भी रूटीन है और आपने ख़ास टाइम दिया सुनो पाकिस्तान को। वक्त की किल्लत की वजह से हम ज़्यादा नहीं सुन पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे एक नया सेगमेंट रखेंगे, उसमें इंशाल्लाह। मज़ीद एक अच्छी निशिस्त लगाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आप कहीं मत जाइएगा, हम यहाँ पर ब्रेक थोड़ी सी शामिल ब्रेक ले करेंगे। रहे हैं।
वेलकम बैक। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने बड़े खास सेगमेंट की जानिब जो हमारे दिल के बड़े बहुत करीब है। बिल्कुल। सुनो, ऐसा है पाकिस्तान। और जाते जाते हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है हमारा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में अपने कुदरती जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों और साहिलों समेत बेशुमार कुदरती मनाजिर से मालामाल है। यहाँ दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह मौजूद है जिसे गवादर के नाम से जाना जाता है। ये कराची से बरास्ता हब तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर है। ये इलाका वादिये कलांच और वादिये दश्त भी कहलाता है, जिसे 325 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने उस वक्त इत्तफाकन दरियाफ्त किया जब वो बरे सगीर से वापस यूनान जा रहा था। ये बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े बहरी तिजारती रास्ते पर होने की वजह से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। गवादर के साहिल का कुल रकबा 130 एकड़ है। यहाँ गुरूब आफ्ताब के वक्त जब सुनहरी रेत और फेरोजी पानी आपस में मिलते हैं तो देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। ये साहिल इन लोगों के लिए वाह 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 जी, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। तो आज के लिए हमें दें जी इजाजत, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।